बहुत से लोगों ने मुझसे पहले यूनिस्वैप V3 में आपकी तरलता का सक्रिय प्रबंधन करने वाले गामा और डाइसन जैसे प्लेटफॉर्मों की समीक्षा करने के लिए कहा है। इस तरह आप बस आराम से बैठ सकते हैं और निष्क्रिय आय कमा सकते हैं, है ना? तो मैंने वास्तव में गामा और डाइसन दोनों में अपने कुछ पैसे लगाए और इन प्लेटफॉर्मों के भीतर रणनीतियों का परीक्षण किया, यह देखने के लिए कि क्या सक्रिय तरलता प्रबंधन वास्तव में इसके लायक है। अब डाइसन मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे स्पीयर फाइनेंस टीम ने बनाया है, जो खुद को क्रिप्टो का S&P 500 मानती है, और मैं स्पीयर फाइनेंस पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति बहुत बहुत सकारात्मक हूं, और मैं खुद कुछ स्पीयर रखता हूं। वे अद्भुत उत्पाद बना रहे हैं। स्पीयर फाइनेंस और पारिस्थितिकी तंत्र के पीछे के लोग प्रतिभाशाली हैं, और गामा सक्रिय तरलता प्रबंधन के साथ ये एक अच्छा सिस्टम है जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को गामा में जमा कर सकते हैं और फिर पूलों का सक्रिय प्रबंधन किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको एक पूर्ण अस्वीकरण देना चाहता हूं, मैं दोनों स्थितियों में नुकसान में हूं, लेकिन चलिए बात करते हैं कि मैं क्यों नुकसान में हूं और इसे कैसे टाला जा सकता था और वास्तव में क्या गलत हुआ। तो सबसे पहले डाइसन के बारे में बात करते हुए, मैंने शुरू में 447 मैटिक और 326 यूएसडीसी जमा किए। तो ये $550 का मैटिक था और एक बार फिर $326 का यूएसडीसी, जिससे मेरा कुल 870 आवर्स हो गया। सबसे पहले मैं डाइस और पैसे के साथ शुरू करना चाहता हूं। मैंने शुरू में पॉलीगॉन नेटवर्क पर मैटिक से यूएसडीसी पूल में निवेश किया। मैंने 447 मैटिक और 326 यूएसडीसी जमा किए। वह मैटिक लगभग 550 का था। यूएसडीसी के साथ मैंने कुल 896 जमा किए। अब जब मैंने शुरू में जमा किया तब मैटिक की कीमत 1.20 थी, और जब मैं बाहर निकला तब यह 1.12 थी। तो स्पष्ट रूप से यह मैटिक की कीमत में 9% की गिरावट है, इसलिए हमें इसे ध्यान में रखना होगा। अब जब मैंने इस मैटिक पुल से निकाला तो मैं लगभग $350 का मैटिक लेकर आया, जो निकासी के समय लगभग $396 का था, और मैं लगभग 324 यूएसडीसी लेकर आया, जिससे मेरा कुल 777 हो गया। अंततः मुझे लगभग $105 का नुकसान हुआ। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होगा कि डाइसन स्वचालित रूप से आपके लाभ को संचित करता है, जिसका मतलब है कि मेरा लाभ जो मैंने प्राप्त किया वास्तव में इस निकासी में था, और मैं कहूंगा कि मैं इस पूल में लगभग 55 दिनों तक निवेशित रहा। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने मुश्किल से कोई उपज इकट्ठा की हो। तो इसका मतलब है कि मेरे पूंजी पर वास्तविक नुकसान $105 से कहीं अधिक होगा, क्योंकि इसमें वे शुल्क शामिल हैं जो मुझे वास्तव में दिए गए थे, और दुर्भाग्यवश इसे गणना करने का कोई तरीका नहीं है। उस समय के दौरान मुझे वास्तव में कितने शुल्क दिए गए, हम केवल यह मान सकते हैं कि वास्तविक पूंजी हानि $105 से अधिक थी। अब अगर मैंने अपने प्रारंभिक मैटिक $440 और अपने प्रारंभिक यूएसडीसी $320 को रखा होता, तो मैं वर्तमान मूल्य पर लगभग $826 के साथ बाहर आता, जो केवल लगभग $50 का नुकसान होता। और अगर हम वास्तव में गणना करें तो मैं इस तरलता पूल में रहने से लगभग $60 के नुकसान के साथ बाहर आया, और यही अस्थायी हानि है जो मैंने उठाई। लेकिन स्पष्ट रूप से यह अस्थायी नुकसान यहां शायद बहुत अधिक है, बस इस तथ्य के कारण कि मेरी वास्तविक पूंजी और अधिक गिर गई होगी, क्योंकि शुल्क संचित हो गए थे। और इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह अस्थायी नुकसान में लगभग 6.5% है, और अधिक यथार्थवादी होने के लिए मैं मान लूंगा कि अस्थायी नुकसान वास्तव में लगभग 12 से 13% था, क्योंकि याद रखें कि $756 जो मैंने निकाला उसमें वह उपज शामिल है जो मुझे दी गई थी। तो चलिए बात करते हैं कि यह वास्तव में क्यों हुआ, और मुझे विश्वास है कि इसका मुख्य कारण यह है कि इस पूल की रेंज बहुत संकीर्ण है, जिसका अर्थ है कि अस्थायी नुकसान वास्तव में तेजी से होता है और यह बहुत तेजी से आता है। और जिस तरह से यह एल्गोरिदम काम करता है, यह लगातार इस पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कीमत रेंज में बनी रहे, और जब भी यह पुनर्संतुलन करता है, यह अंतिम और स्थायी नुकसान को अंतिम रूप देता है। इसलिए जब अस्थायी नुकसान लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है और स्थायी नुकसान बन रहा है, तो यह बहुत तेजी से जोड़ने लगता है। अब मुझे विश्वास है कि यदि हम एक बुल मार्केट में होते जब कीमत लगातार बढ़ रही होती, तो मैं एक उचित लाभ में होता और वास्तव में समग्र बाजार को बेहतर प्रदर्शन कर रहा होता। लेकिन जब हम संपत्ति के पक्ष को देखते हैं, जब यह AIM.PT से AIM.12 पर गया, जो 9% की गिरावट है, तो यह इस पूल में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कम से कम जब इसे एक स्थिर मुद्रा के साथ जोड़ा गया है। अब यही कारण है कि अपने स्वयं के पूल की मेजबानी करना फायदेमंद है, क्योंकि यदि आप इन्हें स्वयं होस्ट कर रहे होते तो आप लाभ में होते। इसलिए मैंने आपके अपने पूल की मेजबानी करने के लिए एक मुफ्त गाइड तैयार। ये एक बहुत ही व्यापक गाइड है जो आपको यूनिस्वैप V3 के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देती है। ये मुफ्त है और यह विवरण में नीचे है। अब चलिए गामा पर एक नजर डालते हैं। अब मैं गामा पर ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर एक अलग पूल में निवेश करता हूं, जो ऑप्टिमिज्म टोकन से यूएसडीसी है। मैंने शुरू में लगभग 34 ओपी टोकन लगाए, जिनकी कीमत लगभग $105 थी प्रति टोकन 3 बॉय गैवन की कीमत पर, और फिर निश्चित रूप से मैंने लगभग 410 मूल्य के यूएसडीसी लगाए, जिसका अंततः एक जमा था लगभग $515 की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने इस स्थिति से निकासी की तो मुझे बहुत अधिक ओपी टोकन मिले। मेरे पास X30 थे जिनकी कीमत लगभग 296 थी, लेकिन बात यह है कि टोकन की कीमत लगभग 27% गिर गई थी। और फिर यूएसडीसी के साथ मैंने लगभग $120 निकाले, जिससे मेरी कुल राशि $416 हो गई। तो अगर मैंने इन प्रारंभिक संपत्तियों, मेरे 44 ओपी और मेरे 410 यूएसडीसी को बस रखा होता, तो मेरे पास $496 होते, जबकि मैंने $515 जमा किए थे। लेकिन इससे मुझे लगभग $70 की अस्थायी हानि उठानी पड़ी, जो लगभग 13% है।
और इससे मुझे कुल 20% की हानि हुई, इसलिए यह आशावाद की कुल गिरावट जो $400 की हानि थी से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह डायसन के समान ही है। जो शुल्क आपको दिए जाते हैं वे स्वचालित रूप से संचित होते हैं, इसलिए वास्तव में हमारी अस्थायी हानि बहुत अधिक थी और हमारी वास्तविक पूंजी बहुत अधिक घट गई। यदि हम उन शुल्कों को हटा दें जो हमें दिए गए थे, जिनका सही आंकड़ा हमें नहीं मिल सकता, लेकिन हम यह मान सकते हैं कि हमारी पूंजी 18-20% कम होती, इसलिए यह डायसन के समान ही है। चूंकि निरंतर पुनर्संतुलन किया जाता है और रेंज संकीर्ण होती है, यह अस्थायी हानि को अंतिम रूप दे रहा है। और डायसन की तरह मुझे लगता है कि यदि बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता या यदि आशावाद टोकन एक उच्च मूल्य बिंदु पर होता तो यह रणनीति बहुत अच्छा प्रदर्शन करती। जब हमने शुरुआत की थी, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यह $1 से $1 और 40 सेंट प्रति मैटिक टोकन के विस्तृत रेंज पूल की तुलना में कैसे होगा। तो याद रखें, हम इस पूल में 55 दिनों तक थे। हमारी प्रारंभिक जमा मूल्य $1 और 23 सेंट था और हमारी निकासी मूल्य $1 और 12 सेंट थी। तो मान लेते हैं कि हमने $1 से $1 और 40 सेंट के रेंज वाले पूल में समान मात्रा में पूंजी का निवेश किया, तो हम लगभग $834 के साथ बाहर आते, जिसका मतलब है कि हमने कुल 1.135% की हानि की। अस्थायी हानि के लिए केवल $11 की तुलना में कुल $50 की हानि जो हमने 6.5% में की। अब अगर हम शुल्क को मिलाते हैं, मान लें कि हम इस स्थिति में 55 दिनों तक रहे, तो हमें लगभग 75 का शुल्क अर्जित होता, जिसका मतलब है कि हम अभी भी लाभ में होते। अब हम गामा पूल में लगभग 60 दिनों से हैं, इसलिए यह डायसन पूल से थोड़ा अधिक है। हमने $515 जमा किए, $3 और 11 सेंट प्रति ओपी टोकन पर और $2 और 27 सेंट पर निकासी की। मान लें कि हम $2 से $4 प्रति ओपी टोकन के रेंज वाले पूल में हैं, तो हमें लगभग 7% की स्थायी हानि होती, जो केवल $35 है। इसे कुल और स्थायी हानि से तुलना करें, जो कम से कम 14 थी, जो $70 थी। अब एक बार फिर अगर हम शुल्क को ध्यान में रखते हैं, तो हम अभी भी लाभ में होते। हमें शुल्क से पेवर्ट का यील्ड मिलता, जो वास्तव में उस अस्थायी हानि को कम कर देता। तो मेरा यहाँ यह कहना है कि स्पष्ट रूप से वे पूल जो व्यापक रेंज के होते हैं और जो अधिक दीर्घकालिक होते हैं, वे हमेशा दीर्घकाल में जीतने वाले होते हैं और कुछ महीनों के दौरान, क्योंकि वे संकीर्ण पूल अस्थायी हानि से जल जाएंगे, इस हद तक कि आप लाभ में नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि एक रणनीति बनाना या अपने खुद के पूल चलाना महत्वपूर्ण है। और याद रखें, अगर आप अपने खुद के पूल चलाने के अवसर का अन्वेषण करना चाहते हैं, तो मेरे पास नीचे एक मुफ्त गाइड है जो वास्तव में आपको सिखाएगी। और अंत में मुझे लगता है कि डायसन और गामा दोनों बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। वे उपयोग में बहुत आसान हैं और उनके पीछे की टीम बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी राय में यदि बाजार गिरावट के रुझान में है, तो यह इसके लायक नहीं है। यह लाभदायक हो सकता है। यदि आपको यह पसंद आया तो कृपया एक लाइक दें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे। शांति।